हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 नवंबर को टोटल 3 दिन बाद हम आपके पास दोबारा से आए हैं अपना वीडियो लेकर। 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, इसलिए मैं 3 दिन आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। लेकिन आज मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा रात में, जिसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा जो पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारे प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। फ़िलहाल जो आज का वीडियो है वो आज 27 नवंबर का है और टोटल हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई इज़ बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। थर्ड आर्टिकल और आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है सेंटर आस्क स्टेट्स टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस व्हाट वी नो अबाउट द निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना। निमोनिया के बारे में अलग से डिस्कस किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये आपके प्री एस्पेक्ट से। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन के ऊपर यह आर्टिकल है। बेसिकली एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, अर्बन पॉल्यूशन को किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया है। आपका जो भी क्वेश्चन आता है पॉल्यूशन के ऊपर, उसमें आप एक सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन क्या है? ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, उसके पहले वैसे तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सारा आर्टिकल अच्छे से समझेंगे फिर समझेंगे कि ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पर फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रक की बात करेंगे, जो कि पूरा का पूरा लॉजिस्टिक हमारा रोडवेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रोडवेज़ स्पेशली ट्रक जो मूव कर रहे हैं इंडिया में, अगर हम उसके इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, ई व्हीकल का यूज़ करते हैं, तो उससे होने वाला जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम हो सकता है। PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, PM 10 का कम हो सकता है। आर्टिकल शुरू करते हैं। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन मैनी इंडियन सिटीज़ हैज़ एंटर्ड द रेड जोन सेवरल डेज दिस ईयर। Million of people have to face serious health hazard due to recurring increase in air pollution. It is clear that mitigation strategies have to be prioritized. A significant contributor to urban smoke is 2.5 and PM10 pollution, which is caused by transport and construction sector. तो basically ये क्या कह रहा है कि AQI जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो रेड जोन में पहुंच चुका है। दिल्ली में ही नहीं, बहुत सारी सिटीज़ में ये रेड जोन में है, जिसके कारण हेल्थ हज़ार्ड से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम तेरी की TERI की स्टडी देखें तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, PM 2.5 और PM 10 के कॉन्सेंट्रेशन हाई होने में। नेक्स्ट बात करते हैं। अबाउट 9 लाख न्यू ट्रक्स आर एडेड टू इंडियन रोड एवरी ईयर टू एन ऑलरेडी रनिंग फ्लीट ऑफ 70 लाख ट्रक्स। ऑलरेडी 70 लाख ट्रक्स हैं और हर साल 9 लाख नए ट्रक जो है ऐड होते जा रहे हैं। इंडिया कैरीज ओवर 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर फ्राइट ऑन ट्रक्स एनुअली। दिस ट्रक कंज्यूम ओवर 1/4 ऑफ इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर 90% ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CO2 एमिशन। तो जो ट्रक चल रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो 1/4 ऑफ इंडियन ऑयल जो इंपोर्ट है वो किस में कंज्यूम हो रहा है? इन ट्रक्स में, जिसके थ्रू हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं? सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पॉल्यूशन है, ठीक है, जो CO2 एमिशन है 90% के आसपास, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट से होने वाला जितना भी CO2 एमिशन है उसमें 90% इन ट्रक्स से हो रहा है, जो डीजल वाले ट्रक हैं उनसे हो रहा है। The rate of increase of truck fleet is expected to be increasing in growing network of road in an emerging economy. If all these new trucks are empowered by diesel fired
internal combustion engine vehicles, as is the case today, our city will face a greater onslaught of 2.5 pm पॉल्यूशन। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारी इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी है और धीरे धीरे ये ट्रक की संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। और अगर ये ट्रक कैसे पावर होते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल से, डीजल इंजन व्हीकल से, तो PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा और उससे होने वाला पॉल्यूशन भी और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। थैंकफुली इंडिया हैज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड रेल फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, बट दैट केटर्स टू ओनली अबाउट 20% ऑफ फ्राइट कैरिड इन द कंट्री। इंडिया ने ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड कर रखा है अपनी रेल लाइन को, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो रेलवे के थ्रू जो फ्राइट कैरी किए जा रहे हैं वो केवल 20% है टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारा कैरी किया जाता है, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं अपने पूरे देश में। मेजरली देखें तो रोडवेज़ ही सबसे बड़ा भार उठा रहा है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास। उसके बाद 20-25% के आसपास रेलवे, एंड रेस्ट जो है सीवेज हो जाएगा और एयरवेज हो जाएगा। तो मेजरली अगर देखें हमारा ट्रांसपोर्टेशन किस सेक्टर में हो रहा है, रोडवेज़ में। रोडवेज़ में भी किसके थ्रू हो रहा है, ट्रक के थ्रू हो रहा है। और ट्रक के थ्रू हो रहा है वो भी कौन से ट्रक, जो कि डीजल इंजन पे बेस्ड हैं। अगर हम इसे इलेक्ट्रीफाइड करते हैं तो पॉल्यूशन कम हो सकता है। ऑन रोड इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन रेट हैज़ क्रॉस द 6% mark, but electric trucks remain a challenge due to upfront cost and charging infrastructure constraint। अगर हम देखें रोड पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन इंडिया का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 6% मार्क के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक की बात करें तो वो रोड में इतना नहीं आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, अपफ्रंट कॉस्ट। और दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, ठीक है, क्योंकि एक ट्रक निकलता है उसे बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा है, तो उसको सबसे बड़ा इशू आएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो ये सारे इश्यूज़ अभी तक के पूरे तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए हैं और इसलिए जो है जो ट्रक है ई ट्रक उसका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। अगर मैं अपफ्रंट कॉस्ट की बात करूं तो एक ट्रक जो कि डीजल इंजन वाला जो ट्रक है उसकी कीमत 40 लाख रुपए है, और वहीं ई ट्रक जो है उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4 टाइम्स या 400% कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग क्या प्रीफर करेंगे, वो ऑब्वियसली डीजल ट्रक ही प्रीफर करेंगे, ई ट्रक प्रीफर नहीं किया जाएगा। तो अपफ्रंट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए ई ट्रक का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्या हमें ज़रूरत है अभी इस वक्त पे, द रीसेंट डिमांड फॉर 7,750 ई ट्रक्स इन इंडिया बाय 2030 इफ़ इट मटेरियलाइज विल रिजल्ट इन द कंट्री सेविंग ओवर 800 बिलियन लीटर्स ऑफ डीजल टिल 2050। अगर हम 7,750 ई ट्रक्स जो है यूज़ करते हैं और अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो बाय 2030 तक, तो लगभग 2050 तक हम 800 बिलियन लीटर ऑफ डीजल सेव कर सकते हैं। इसका मतलब हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं 800 बिलियन लीटर ऑफ डीजल का। दैट मीन्स हमारा जो फिस्कल बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं क्रूड ऑयल वो कम हो जाएगा, ये सारे बेनिफिट होंगे। However, the Indian truck fleet is likely to reach a figure of 1.7 crore in 2050. Hence, there is need to push top gear on the pace of transition to e-truck. लेकिन अगर हम बात करें by 2050 तो लगभग 1.7 करोड़ ट्रक हो जाएंगे पूरे देश में, जो कि यहाँ से वहाँ दौड़ेंगे, है ना। जितना भी फ्राइट है उसे कैरी किया जाएगा इन ट्रक के थ्रू। तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पुश करने की ज़रूरत है, ई ट्रक व्हीकल को रोड पे लेके आने की ज़रूरत है। पब्लिक फंडिंग अलोन कैन नॉट मीट द ट्रांसफॉर्मेशनल स्केल रिक्वायर्ड। अ पाइपलाइन ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड विच कैन अट्रैक्ट प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एट द रेशियो ऑफ एटलीस्ट 6 रुपीज़ फॉर एवरी रुपी ऑफ पब्लिक मनी इज़ टू बी द नीड ऑफ आर। ठीक है, तो हम इस डेटा में नहीं जाएंगे, अकेले सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक फंडिंग से ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, प्राइवेट फंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। इन सारे जो चैलेंजेस हैं
उसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है वो प्राइवेट सेक्टर अगर वहाँ स्टेप अप करेगा तो चार्जिंग स्टेशन जो है हर जगह बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रेंट हैं उसमें पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। दो द विक्ट्री अचीव मोर देन 50% e-vehicle penetration in three-wheelers, electrification in India is an important milestone for 2070 net zero agenda. Transport sector decarbonization pathway have to be led by the truck electrification. थ्री व्हीलर्स में इंडिया जो है सक्सेसफुल जो है स्टोरी देख सकता है कि थ्री व्हीलर्स में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जितने भी हमारे थ्री व्हीलर्स दौड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं ऑलरेडी। और अगर इंडिया को 2070 तक क्या करना है, नेट ज़ीरो एजेंडा अपना कंप्लीट करना है। जो नेट ज़ीरो एमिशन जो उनने टारगेट किया है अगर वो कंप्लीट करना है तो उसके लिए ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर। बस इतना ही आपको लिखना है। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो आपको लिखना है कि ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है, ई ट्रक का पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बस ये 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना होगा। ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर क्या है ये समझ लेते हैं और आपका ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये हो जाएगा। ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर क्या है? स्पेसिफिक शिपिंग रूट्स वेयर द फिजिबिलिटी ऑफ जीरो एमिशन शिपिंग इन इज कैटेलाइज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एक्शंस। ठीक है, तो ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जहाँ पर ओवरऑल जो एमिशन होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो सम गेम। जो भी एमिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें सिंक इन भी होना चाहिए। इसको कैसे बनाया जा सकता है? आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा सकता है। जितना भी CO2 एमिट करेगा उतना ही वो सिंक इन कर ले। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पर इस कॉरिडोर में सिर्फ ई व्हीकल्स चलाएँ, सिर्फ ई ट्रक चलाएं, तो इस तरीके के फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। सच कॉरिडोर कैन फर्स्ट इवॉल्व इन स्मॉल स्ट्रेटेजीज ऑफ 500 किलोमीटर ऑन रूट्स विथ हैवी ट्रक मूवमेंट, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल एफर्ट एंड अ कंडुसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन द कंट्री कैन ब्रिंग फोर द मच नीडेड ब्रेक थ्रू फॉर द ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। ठीक, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कौन सी लाइन? इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स एंड अ कंडक्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन अ कंट्री कैन ब्रिंग फॉर द मच नीडेड ब्रेक थ्रू फॉर ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। ये ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा आप जो भी चीज़ें वो लिख सकते हो। ये एकदम कॉमन स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन की तरह यूज़ हो सकता है आपके हर आंसर में, हर GS3 के आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इकॉनमी के जितने आंसर है उसमें, जैसे कि इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हर जगह आपको ये ज़रूरत पड़ती है। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा सकते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल एफर्ट ये भी आपको हर जगह यूज़ कर सकते हो। और कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बड़ा ही कॉमन सा स्टेटमेंट है और इसको आप एज इट इज़ रट सकते हो और अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो एज अ कंक्लूजन, है ना। एक नोट्स बनाए होंगे आपने होपफुली, जिसमें आप इंट्रोडक्शन आपको कहीं अच्छा मिल जाए, कंक्लूजन कहीं अच्छा मिल जाए तो आप नोट डाउन करते होंगे। नहीं करते हैं तो भी आप जो है एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए जिसमें ऐसी लाइन से उसको लिखिए और फिर अपने आंसर्स में वो लाइन को जो है कॉपी करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसा सभी लोग करते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। सम अप करूँ तो आर्टिकल क्या था? बेसिकली एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो रहा है। PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन, PM 10 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोडवेज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। रेल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, रोडवेज़ नहीं हो पाया है। 70% से ज़्यादा जो फ्राइट कैरी हो रहा है वो रोडवेज़ के थ्रू हो रहा है। और जो ट्रक्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ई ट्रक जो है करने की ज़रूरत है, ट्रक को ई ट्रक में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। 2 चैलेंजेस हैं, एक तो अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई है, दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंजेस है। हमें बेसिकली क्या करना है, अपना जो पब्लिक फाइनेंस
बढ़ाना है, प्राइवेट फाइनेंस बढ़ाना है, ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर्स भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जहां हम इंसेंटिवाइजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर ये टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स नहीं लगेगा, ताकि जो अपफ्रंट कॉस्ट है जो 1.5 करोड़ की है वो यहाँ पर ओवरऑल 10 साल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी कॉस्ट निकल जाए। ठीक है, और उसके लिए इंसेंटिवाइज़ करने के लिए आप ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ई ट्रक का पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। 3 व्हीलर में ऑलरेडी हम सक्सेस स्टोरी देख चुके हैं, अब हमें जो है ई ट्रक में जो है ये सक्सेस स्टोरी को क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है 3 व्हीलर वाली अब ट्रक के लिए। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई इज़ बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और रीसेंट क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्री आस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस आस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना प्री आस्पेक्ट से। तो प्री आस्पेक्ट्स के हिसाब से जो है इस आर्टिकल को हमें देखना है, कवर करना है। शुरू करते हैं आर्टिकल। On November 22, the Chief Minister Nitish Kumar led cabinet passed a resolution seeking the grant of special category status to Bihar. The demand comes in the backdrop of the findings from the Bihar Caste Survey 2022, which revealed that nearly 1/3 of Bihar population continues to live in poverty. तो recently जिस कैबिनेट है, कहाँ की, बिहार की जो कैबिनेट है, जो लेड कौन कर रहा है, वहाँ के CM लेड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कराया है जिसमें उन्होंने क्या सीख किया है, टू ग्रांट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू बिहार। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेंटर को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाया जाए। अगर हम देखें ये सारी चीज़ें किसके बैकड्रॉप में हो रही है, जो रीसेंट सर्वे हुआ है कास्ट सर्वे, उसके बैकड्रॉप में हो रही है। और उस सर्वे के बाद जो है पता चला लगभग 33 से 34% बिहार की पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही है। और इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है कौन डिमांड कर रहा है, बेसिकली जो बिहार के CM हैं वो डिमांड कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 2014 के आसपास जो चुनाव हुए थे उस समय भी जो है नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी। उसके बाद अगले चुनाव समय भी की थी, और अभी दोबारा ये जो है हर चुनाव में ये बात ज़रूर उठती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को देना चाहिए। क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सबसे पहले ये समझते हैं। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय सेंटर टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट दैट फेस जोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, उन स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं और जोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नागालैंड या फिर सिक्किम ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ बहुत हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो ऐसे एरिया हैं जो कि हिली टेरेन में है। और हिली टेरेन एरिया में डेवलपमेंट करना आसान नहीं होता है, वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए ऐसे स्टेट्स को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर जोग्राफिकल डिसएडवांटेज हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस हैं। द SCS वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में 1969 में बेसिकली इस जो स्टेटस है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। टोटल 5 फैक्टर्स हैं कि कौन से स्टेट को ये दिया जाना चाहिए, किसको कैटेगराइज करेंगे, किसको नहीं करेंगे। वो 5 फैक्टर्स क्या हैं उसको समझ लेते हैं। हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये नहीं है तो जनरली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। थर्ड है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। फोर्थ है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। एंड फिफ्थ है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस are considered before granting SCS special category status. In 1969 3 states जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड नागालैंड, इन 3 स्टेट्स को दिया गया था। और सब्सिक्वेंटली बाद में 8 और ऐसे स्टेट थे जहां पर ये दिया जा चुका है। किसके द्वारा दिया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
ठीक है, एनडीसी जो कि अभी रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है, नीति आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों रिजॉल्व हो गई थी बॉडी। अब जो है सिर्फ नीति आयोग है। टोटल 11 स्टेट थे एससीएस कैटेगरी में। कौन कौन से दूसरे स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप सारे देखेंगे तो सारे के सारे हिमालय रीजन वाले स्टेट हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन जो फैक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट आर द बेनिफिट्स अटैच? क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिकॉग्नाइज करने से? द एससीएस स्टेट यूज टू रिसीव ग्रांट बेस्ड ऑन द गडगिल मुखर्जी फार्मूला। ठीक है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट, गडगिल मुखर्जी फार्मूला। ठीक है, गडगिल मुखर्जी फार्मूला के हिसाब से जो है इनको क्या मिल रहा था? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा था स्टेट को। किसके द्वारा दिया जा रहा था वो असिस्टेंट? केंद्र के द्वारा, सेंटर के द्वारा। विच ईयर मार्क नियरली 30% ऑफ टोटल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट टू द एससीएस स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें क्या था? मान लीजिए फाइनेंस कमीशन ने 100 रुपये सारे स्टेट को बांटने के लिए कहा। किसे? केंद्र को। केंद्र का रेवेन्यू 200 है, बोला आप 100 रुपये रखो और 100 सारे स्टेट्स में बांट दो। तो ये जो 100 होंगे इसमें से 30 रुपये या 30% किसको देना पड़ेगा? एससीएस कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को देना पड़ेगा। ऐसा फॉर्मूला बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरली जो रिकमेंडेशन करता था एफसी, है ना, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन रहती थी उसके थ्रू बहुत सारे स्टेट छूट जा रहे थे, खासकर नॉर्थ ईस्ट के। इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाया गया और उन्हें एक्स्ट्रा जो है ग्रांट दी गई, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा थी पहला, और डेवलपमेंट बहुत महंगा भी था क्योंकि वो हिली टेरेन एरिया था, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था? गडगिल मुखर्जी फार्मूला था। ठीक है, गडगिल और मुखर्जी ये प्रणब मुखर्जी की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। However, after the abolition of the Planning Commission and the recommendation of 14th and 15th Finance Commission, this assistance to SCS state has been subsumed in an increased devolution of divisible pool fund for all state। ठीक, 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 फाइनेंस कमीशन की अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो उन्होंने एससीएस स्टेटस को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी टोटल स्टेट को मिलने वाला जो परसेंटेज है 32% पहले केंद्र जो है जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें 32% स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व कर रहा था, दे रहा था, और सडनली 10% बढ़ा के उसे 42% कर दिया था 14 में। 2015 में जम्मू कश्मीर को 1% मिल गया, वो यूटी है, तो टोटल स्टेट को 41% दिया जाने लगा। तो उनका ये कहना था कि हमने ऑलरेडी जो रेवेन्यू है स्टेट्स को इतना बढ़ा दिया है कि अब स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत ही नहीं है सारे जो भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के उनको। एडिशनली इन एससीएस स्टेट द सेंटर स्टेट फंडिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज divided in the ratio of 90:10, far more favorable than the 60-40 और 80-20 split for general category states। ठीक, तो पहला तो बेनिफिट ये हो गया था कि 30% देते थे, और जो बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते थे वो क्या थे? वो ये थे कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 90% केंद्र देगा, 10% कौन देता था? वो पर्टिकुलर हिमालय वाले स्टेट या स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और जनरल कैटेगरी स्टेटस में स्टेट्स में क्या होता था? 60 और 40 डिवीजन होता था केंद्र और स्टेट फाइनेंसेस के बीच में। बिसाइड्स देयर आर सेवरल अदर इंसेंटिव अवेलेबल टू एससीएस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन इन कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स रेट एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये अलग जो एससीएस स्टेट्स को ये सारी चीज़ें भी दी जाती थी, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है वहाँ पर। ठीक, तो वहाँ पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जा सके। ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, है ना, इंसेंटिव देना ज़रूरी है, क्योंकि हिली टेरेन एरिया में कौन जाएगा, वहाँ डेंसिटी भी नहीं है। तो ये सारे अगर फ़ायदे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा तो हो सकता है वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट करे। वाई इज़ बिहार डिमांडिंग द एससीएस? ऑब्वियसली बिहार जो है, एक तो पॉलिटिक्स है यहाँ पर, दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी एंड द बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट आर आर्ग्यू टू बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उनका कहना ये है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं आ रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो डिज़र्व करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। उससे जो फंडिंग आएगी उससे बहुत सारे लोगों को क्या किया जा सकता है? गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। ये मेन रीज़न है जो कि जो हमारे स्टेट के सीएम हैं
नीतीश कुमार जी, उनका कहना है कि इससे लगभग 94 लाख पुअर फैमिली जो कि अभी गरीबी के अंदर हैं, उनको कई सारे वेलफेयर स्कीम के अंदर लाया जाएगा और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उससे पॉवर्टी कम हो सकती है अगले 5 साल में अगर ये स्टेटस दिया जाता है तो। डू अदर स्टेट ऑल्सो वांट SCS? ऑब्वियसली सारे स्टेट चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिले। आंध्र प्रदेश ने भी डिमांड की थी और केंद्र सरकार ने, उस समय UPA गवर्नमेंट थी, तो उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने डिमांड क्यों की थी? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ था, क्योंकि हैदराबाद को तेलंगाना को दे दिया गया था, उससे बहुत रेवेन्यू लॉस होता। उड़ीसा भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें भी जो है क्या किया जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लाया जाए। उनका रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत प्रोन है साइक्लोन जैसी कैलेमिटीज़ से, बार बार जो है ना डिस्ट्रक्शन होता है, उनकी GDP को अफेक्ट होता है, इसलिए उनको ज़रूरत है इन पैसों की, एक्स्ट्रा मनी की। और ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हालांकि जो 14th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कह दिया कि अब किसी स्टेट को SCS देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल कैटेगरी देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बिहार की डिमांड जस्टिफाइड है? ऑल्दो बिहार मीट मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द ग्रांट ऑफ SCS, इज डज नॉट फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिली टेरेन एंड डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरिया विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी रीज़न। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि हिली टेरेन और जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी एरियाज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही बिहार मीट नहीं कर रहा है और इसी कारण उनको ये अभी तक के SCS कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है। इन 2013 रघुराम राजन कमेटी सेटअप बाय द सेंटर प्लेस बिहार इन द लीस्ट डेवलप कैटेगरी एंड सजेस्टेड अ न्यू मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स फॉर डिवॉल्विंग फंड इंस्टेड ऑफ SCS विच कैन बी रिविजिटेड टू एड्रेस द स्टेट बैकवर्डनेस। रघुराम राजन कमेटी 2013 में UPA सरकार के द्वारा सेटअप की गई थी और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एक न्यू मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होना चाहिए। सिर्फ ये 5 फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसमें उन्होंने एजुकेशन और सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे फैक्टर लिए था। उसमें उड़ीसा सबसे लीस्ट डेवलपिंग आया था, सबसे लीस्ट डेवलप कैटेगरी में आया था, वहीं बिहार भी सबसे लीस्ट डेवलप कैटेगरी में आया था। और इस स्टेटस के हिसाब से जो रघुराम राजन कमेटी थी वो चाहती थी कि स्टेट को पैसा फंड डिवॉल्व किया जाए। ठीक, तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, उसमें कितने स्टेट हैं, कब शुरू हुआ था, क्या फॉर्मूला था, क्या कंसेशन मिल रहे थे, दैट्स इट। ठीक, और ये कोई लीगल स्कीम नहीं थी, इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई चीज़ें थी। ठीक, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है सेंटर आस्क स्टेट्स टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस, व्हाट वी नो अबाउट द निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। निमोनिया के बारे में मेनली आपको पूछा जा सकता है UPSC 2024 प्रीलिम्स में। डिस्कस करते हैं आर्टिकल। अमिड अ स्पाइक इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चाइना, द सेंटर हैज़ आस्क्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इमीडिएटली रिव्यू पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस मेजर। रिसेंटली चाइना में बहुत ज़्यादा जो है निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है और जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी के बीच में जो केंद्र सरकार है, सेंटर गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कहा है कि आप रिव्यू करिए अपनी पब्लिक हेल्थ और प्रिपेयर हो जाइए। किसके लिए? निमोनिया जैसी डिसीज़ के लिए, कि अपने अगर वो फैल जाती है तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। In a statement on Sunday, Union Health Ministry said it had proactively decided to review the preparedness measure against the respiratory illness as a matter of abundant caution. This is noted to be important in view of ongoing influenza and winter season that result in an increase in respiratory illness cases. तो बेसिकली केंद्र सरकार प्रोएक्टिवली क्या करना चाहती है? प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना चाहती है। क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि इन्फ्लुएंजा चल रहा है, ऑलरेडी विंटर सीज़न चल रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ने के चांसेस हैं और उसके ऊपर ये निमोनिया आउटब्रेक अगर हो जाता है तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए इसकी पहले से प्रिपरेशन करना बुरी बात नहीं है। एक्चुअली में हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं। There has been a spike in reported in the incidence of respiratory illness in China as it entered its first full winter season after lifting COVID-19 restriction last December। लास्ट दिसंबर में
बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था चाइना में। उसके बाद से ये फर्स्ट जो है विंटर है जिसमें लॉकडाउन पूरी तरीके से निकला हुआ है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन ऑन नवंबर 13 इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द इलनेस हैव कॉज्ड अ सर्ज इन हॉस्पिटलाइजेशन विथ मैनी हॉस्पिटल वार्निंग्स ऑफ लॉन्ग वेट्स। तो बेसिकली पहला लॉकडाउन जो है खुला हुआ था, विंटर था, और रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत ज़्यादा इंसिडेंट इसके बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन में लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब जो है खाली होंगे हॉस्पिटल और फिर उन्हें इलाज जो है मिल सके। द सिचुएशन केम इन टू द स्पॉटलाइट लास्ट वीक व्हेन WHO आस्क्ड चाइना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन साइटिंग अ रिपोर्ट बाय द प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिसीजेज ऑन द क्लस्टर ऑफ अनडायग्नोस्ड निमोनिया इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक रिपोर्ट का हवाला दे के WHO ने चाइना से और इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्या चल रहा है भाई, आप क्या आप छुपाते क्यों हर चीज़, बता क्यों नहीं रहे हो। उस समय ये जो इंसिडेंट है वो हाईलाइट हुआ और उसके बाद केंद्र शासन जो है प्रोएक्टिवली इसको रोकने के लिए प्रिपेयर्डनेस कर रही है, काम कर रही है। बेसिकली जो बीमारी हुई है वो कौन सी फैल रही है, जो आउटब्रेक हुआ है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। ठीक है, ये बेसिकली बैक्टीरिया का नाम है। इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज़। जो नॉर्मल निमोनिया होता है वो दूसरे टाइप का होता है, ये दूसरे टाइप का निमोनिया है। इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया डेट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस निमोनिया। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अटिपिकल और वॉकिंग निमोनिया बिकॉज दे टेंड टू बी माइल्डर देन अदर टाइप ऑफ निमोनिया। ठीक है, इसे वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है और अटिपिकल निमोनिया कहा जाता है क्योंकि ये माइल्डर वर्जन है। बाकी जैसे ओमिक्रॉन था कोविड का माइल्डर वर्जन, उसी तरीके से ये भी जो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया माइल्डर वर्जन है निमोनिया का। ओनली फ्यू पीपल में डेवलप सीवियर सिम्टम्स। फ्यू और बहुत ही कम हैं जो सीवियर सिम्टम्स तक जाते हैं, जनरली सबको ऐसे ही निकल जाता है। ठीक, और सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, फैटिक एब्सेक्ट्रा। ठीक है, फीवर आना, कफ होना, सोर थ्रोट होना, फैटिक होना, ठीक है, शरीर में जकड़न होना, ये सारी चीज़ें इसके जनरल सिम्टम हैं। कुछ केसेस में आपको ये भी देखने मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ईयर पेन, कानों में दर्द होना, ये भी सिम्टम आपको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रांसमिशन, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन होता है। ऑब्वियसली छींक दोगे एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जस्ट लाइक कोविड-19 उसी तरीके से ये क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक और वैक्सीन के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन जिसका कोविड-19 में बहुत यूज़ हुआ है, हालांकि कोविड-19 से ट्रीट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अजिथ्रोमाइसिन से हम निमोनिया आराम से ट्रीट कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी जो है वैक्सीन्स भी डेवलप करके रखी है। उसी वैक्सीन के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, कॉन्जुगेट वैक्सीन के ऊपर। ठीक है, ये आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।